वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। जो 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही थी उसका ये लास्ट टॉपिक है, आज वो ख़त्म हो जाएगी पूरी। और ये पूरी सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के या किसी पीसीएस में 20 से 22-25 क्वेश्चन आते हैं तो 17-18 इसी से बन जाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से लेकर 1918 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें से टॉपिक से निकलेंगे वो बनाएंगे, लगभग 35 से 36 क्वेश्चन, और आधे घंटे तक ये टेस्ट वीडियो होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्यों में थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया पहली बार? इसका आंसर कलकत्ता अधिवेशन 19 लाहौर अधिवेशन 1929 नहीं है, लखनऊ नहीं है, सूरत नहीं है। इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल और गरम दल में रस्साकसी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज्य है। और इस घोषणा से राष्ट्रवादियों में बिजली की लहर दौड़ गई, बिजली की तरह लहर दौड़ गई। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। कब विभाजन हुआ, कब ये किस अधिवेशन में फिर से एक हो गए, वो भी पूछता है। तो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक बार फिर से वो एक हो गए थे। तो दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरम पंथियों का कब्जा हो गया। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, किसी का भी कब्जा नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग हो गए थे। और कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथियों को नहीं बल्कि नरमपंथियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ठीक है, ये तो पक्ष में कभी नहीं आते, तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो कोई भी असत्य है, सत्य नहीं है, दोनों के दोनों असत्य हैं। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन के बाद पार्टी के विभाजन से लाभ किसी भी दल को नहीं हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बांटो और राज करो का खेल खूब खेला, और ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया तथा इसके लिए उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए उन्होंने 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में सांविधानिक सुधारों की घोषणा की, और इसी कानून को 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 का मार्लियामेंटो है, फिर 1919 जो आएगा बाद में वो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उससे गरमपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1905 में हुआ, 1911 में रद्द कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिए गए तथा 1912 में बिहार और उड़ीसा नाम से दो अलग प्रांत बना दिए गए।
नीचे घटनाक्रम दिए हैं, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। बंगाल का विभाजन कब, कांग्रेस का विभाजन कब, मुस्लिम लीग का गठन कब, केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। बंगाल का विभाजन तो सबको पता होगा 1905 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हो गया, और केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1432, 1432 यानी सी, 1432। तो बंगाली विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, और कांग्रेस का विभाजन दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान, और 1911 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया, इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुनियादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया, और इस पत्र की स्थापना उन्होंने 1912 में की थी, जब वो केवल 24 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया। यह 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को, जिसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है, वास्तव में यह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग था। इस सुधार के द्वारा अलग अलग चुनाव मंडल की प्रणाली आरंभ की गई। इसमें सभी मुसलमानों को मिलाकर उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे, और इन क्षेत्रों में केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे। अलग अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली इस धारणा पर आधारित थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चार चार स्टेटमेंट है। 19वीं सदी के अंत से भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण थे। क्या क्या थे। ब्रिटिश की बांटो और राज करो की नीति, सैयद अहमद खान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार, मुसलमानों की शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन, उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगे होना। 19वीं सदी के अंत से भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण। कैसे फैली भारत में सांप्रदायिकता। ब्रिटिश अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति है इसमें। सैयद अहमद खान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना, मुसलमानों की शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन, उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन की धार्मिक रंगत में रंगे होना। बिल्कुल ये सारे के सारे हैं। 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसको पढ़ सकते हो आप एक्सप्लेनेशन से। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट या पार्लियामेंट सुधार के बारे में कौन सा कथन गलत है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय सदस्य परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आरंभ किया गया। परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। सभी कथन गलत हैं। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आरंभ किया गया, ठीक है। परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कम नहीं करी गई। तो पहला ही गलत है, सारे के सारे गलत है नहीं। तो कथन एक गलत है, क्योंकि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ना कि कम की गई। 11 प्रश्न है। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा, इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। पहली लाइन से ही प्रश्न बन जाएगा। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। रास बिहारी घोष ने नहीं की थी, गलत है।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। देखिए, कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता जो थे वो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है। जो गर्मपंथी थे वो बंगाल के बाहर ले जाना चाहते थे। ठीक है, संपूर्ण भारत में। तो गलत है यहाँ पर, पहला भी गलत है यहाँ पर, तीसरा भी, केवल दूसरा वाला ही सही है। तो जहाँ जहाँ 3 है, 1 है, उसको हटा दीजिए। तो पहला कथन असत्य, क्योंकि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोखले ने बंगाल विभाजन और कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की। दूसरा कथन सत्य है, 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहसें हुई, मतभेद उभरे। नरमपंथी कार्यकर्ता बहिष्कार को बंगाल तक और वहां भी केवल विदेशी मामलों तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर देश भर में फैलाया तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ भी किसी भी रूप से जुड़ने का बहिष्कार किया। ठीक है। तो जो गर्मपंथी थे वो गर्मपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर फैलाना चाहते थे। औपनिवेशिक सरकार के साथ वे किसी भी रूप से नहीं जुड़ना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1905 का बंगाल विभाजन जो किया था लॉर्ड कर्जन ने। देखिए, पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला भी सही है, बिल्कुल सी है इसका आंसर। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना एक ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई और उसने उपनिवेशवाद की आलोचना नहीं की। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इस तरह जब राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधी धार्मिक और राजनीतिक प्रश्न उठा रही थी, तब मुस्लिम लीग और प्रतिक्रियावादी नेता यह विचार कर रहे थे कि मुसलमानों के हित हिंदुओं के हितों से अलग हैं। मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां विदेशी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थीं। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिवासियों द्वारा वन कानूनों के संबंध में शुरू किया गया सशस्त्र विद्रोह है क्या ये? पारसी समुदाय द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए शुरू किया गया। यह कट्टर हिंदुओं द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति के विरुद्ध शुरू किया गया। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया। अहरार आंदोलन यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 20वीं सदी के आरंभ में मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खां और मजहरुल हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की स्थापना हुई। स्वदेशी शासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में प्रचार किया। ठीक है। मजहरुल हक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्कूल से पढ़ते तैयार हो गए। इस उक्ति को किसकी है? यह तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था, पूछ रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तिलक की होम रूल लीग, एनी बेसेंट की लीग पढ़ा होगा। ठीक है। और एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी हैं। लाल हरदयाल नहीं है क्योंकि वो गदर चला रहे थे। 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई। इनमें एक के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में था। लाला हरदयाल का संबंध है गदर आंदोलन से।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 3 कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारी भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। गदर पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी क्या? धर्मनिरपेक्ष थी या धार्मिक थी? धर्मनिरपेक्ष ही थी। बिल्कुल, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। 4 विकल्प बनाकर कई बार पूछा एग्जाम्स में। इसी पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख किसान और भूतपूर्व सैनिक थे इस पार्टी के। और गदर पार्टी का आधार उसका समाचार पत्र गदर था, जिसके सिर पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे। गदर पार्टी की विचारधारा बहुत ही धार्मिक धर्मनिरपेक्ष थी। सोहन सिंह भकना ये नाम याद रखिएगा, जो बाद में पंजाब के एक प्रमुख किसान नेता बने, के शब्दों में, हम सिख या पंजाबी नहीं हैं, हमारा धर्म देशभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में विचार करेंगे। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दल के नेताओं में पुनः एकता स्थापित हुई और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। देखिए, बिल्कुल पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है क्या? तीसरा वाला करेक्ट है क्या? बिल्कुल, तीसरा वाला भी करेक्ट है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक साथ आ गए, यानी गरम दल और नरम दल अलग कब हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता कांग्रेस लीग समझौते के रूप में स्थापित हुई। इसे आमतौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो तीसरा वाला भी सही है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे कथन दिए हैं, कौन सा सत्य होगा? बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही है इसका आंसर। बाद में ये बन गया बांग्लादेश का राष्ट्रगीत। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती थी। बाद में इस गीत को बांग्लादेश ने 1971 में अपनी मुक्ति के बाद राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणेश उत्सव में गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। ये वही समय है जब गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए थे इस साल। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है तो उग्र राष्ट्रवाद बढ़ा। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे का विकास से कोई मतलब नहीं है उग्र राष्ट्रवाद का, जबकि रेलवे का विकास जो है उसने एक अच्छी बात की थी कि भारत में जो छुआछूत है, जो जाति व्यवस्था है, उसको कम कर दिया था।
क्योंकि विभिन्न तबके के लोग, धर्म समुदाय के लोग सब एक साथ यात्रा करते थे। लेकिन रेलवे के विकास ने एक गलत चीज़ की थी कि उसने भारतीय हथकरघा को तोड़ दिया था बुरी तरह से। क्योंकि जो मशीनीकृत माल था अंग्रेजों का, वो देश के कोने कोने में फैलने लगा था। ठीक है, जिससे भारतीय हथकरघा जो है वो उसके सामने कमज़ोर पड़ गया। तो केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान उन्होंने कर ली थी, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जैसे कि 1906 में इथोपिया के हाथों इटली की सेना का तथा 1905 में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय अपराजयता का भ्रम तोड़ दिया। उग्र राष्ट्रवादी विचार, संप्रदाय का अस्तित्व और प्रशिक्षित नेतृत्व, ये सभी कारण। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी नामक उत्सव आरंभ किया, 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर नाच चुकाने का आंदोलन चलाया। तिलक से रिलेटेड तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये केसरी और मराठा दो हैं, और कौन सा अंग्रेजी में कौन सा मराठी में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, केसरी जो है वो मराठी में है और मराठा जो है वो अंग्रेजी में है। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं ये, याद रखना इनको। उल्टा पुल्टा करके पूछ लेगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्रियन युवकों के आगे अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। वर्ष 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का अभियान चलाया। उन्होंने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों से कहा कि अगर उनकी फसल चौपट हो जाए तो वे मालगुजारी ना दें। 1905 का बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आसान भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है, लॉर्ड कर्जन। देखिए, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे और उनकी आबादी 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल और उसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी, जिसमें बंगाली, बिहारी और उड़िया लोग आते थे। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी राजनीतियों से संबंधित थे? देखिए, जो तीन है ना, लाल बाल पाल, वो तो हैं गर्मपंथी या उग्र राष्ट्रवादी। तो लाल में लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक और पाल में बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों हो गए उग्र राष्ट्रवादी या गर्मपंथी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, और दादा भाई नौरोजी, ये दोनों थे नरमपंथी। तो यहाँ गर्मपंथी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। नरमपंथी पूछा होता तो 2 3 होता, 2 3 ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो याद रखना आपको, ये भी एग्जाम से पूछ था, राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी या नरमपंथी नेताओं में कौन कौन शामिल? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, मुंबेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, ये सब हैं नरमपंथी। उग्र राष्ट्रवादी नेता गर्मपंथी हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। कई बार प्रश्न किए गए हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में सीधा सीधा पूछा है कौन कौन गर्मपंथी हैं, पहचानिए। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रतिनिधि बंगाल में कौन थे? राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, महाराष्ट्र में थे विष्णु शास्त्री और चिपलूणकर जैसे नेता। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही? बंगाल विभाजन के विरोध में महिलाएं आईं, छात्र भी आए, वकील भी, जमींदार भी, सभी थे, उपरोक्त सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का जमकर विरोध किया। बंगाल के भीतर भी जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, नगरों के गरीब लोग और स्त्रियां, समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रांत के विभाजन के विरोध में स्वतः स्फूर्त ढंग से उठ खड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल घोष नहीं,
लाला लाजपत राय नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसके विरोध में चलाए गए बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेताओं ने किया, मगर बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। वास्तव में आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति के संबंध में नीचे कथन दिए हैं, इन तीन में से कौन सा सही है? वे अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। बिल्कुल नहीं चाहते थे। वे जनता की कार्यवाही के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। बिल्कुल। मास मूवमेंट। इन लोगों ने भारतीय संस्कृति और इतिहास से प्रेरणा ली। दूसरा तीसरा सही है। जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए। अंग्रेजों से तो मुक्ति चाहते थे वो। पहला कथन गलत। उग्र राष्ट्रवादियों का मत था कि भारत अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। भारतीय कर सकते और भारत कर सकता। वे विदेशी शासन से दिल से नफरत करते थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज या स्वाधीनता है। दूसरा वाला सत्य है। उग्र राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। उन्हें जनता की शक्ति में असीम विश्वास था और उनकी योजना जनता की कार्यवाही द्वारा स्वराज प्राप्त करने की थी। इसलिए उन्होंने जनता के बीच राजनीतिक कार्य पर और जनता की सीधी राजनीतिक कार्यवाही पर जोर दिया। तीसरा वाला कथन सत्य है। उग्र राष्ट्रवादियों ने भारत के इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली तथा भारतीय विरासत के प्रति गौरवान्वित महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। 1892 से 1905 के बीच किन राजनीतिक घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें उग्र राजनीति के रूप में सोचने को बाध्य किया? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम करना, 1904 का इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। देखिए बिल्कुल पहला है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या घटाओगे, ये भी है। 1904 का इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये कोई कारण नहीं होता है। अगर ये होता कि सिविल सेवा परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले या फिर अब सिविल सेवा परीक्षा में किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वो कारण हो सकता था, लेकिन ये कारण नहीं है। ठीक है, इसमें अनफेयर कुछ नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 2 3 वाला स्टेटमेंट। ठीक है, 1 2 3 है यहाँ पर ही। ठीक है, 4 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। 1 2 3 सी है इसका आंसर। तो 1892 से 1905 के बीच घटित निम्न राजनीतिक घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को निराश किया और उन्हें उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्यों एवं रचना का उल्लेख था, इस कानून से राष्ट्रवादी पूरी तरह से असंतुष्ट थे और उन्होंने इसे मजाक बताया। साथ ही 1898 में एक कानून बनाया जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित किया गया। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। लोकमान्य तिलक तथा दूसरे समाचार संपादकों को विदेशी सरकार के प्रति जनता को भड़काने के लिए लंबी लंबी जेलें हुई। जो लॉर्ड लिटन है, उनके कार्यकाल में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पूछ लेगा किसके कार्यकाल में, पूछा भी है प्रश्न। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगला प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही है। स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था। इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे, उन्हें प्राप्त सरकारी सहायताएं व विशेषाधिकार छीन लिए गए अंग्रेजों ने। बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। पहला, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। 1 2 3 इसका आंसर सी होगा इस बार। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूल कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हों, उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए। उन्हें प्राप्त सहायताएं और विशेषाधिकार छीन लिए अंग्रेजों ने। उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया और आंदोलन में शामिल छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी और उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखने का फैसला किया। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूस और धरनों में शामिल हुईं। इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन में वे बराबर सक्रिय रहीं और स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था। स्वदेशी और स्वराज्य की गूंज जल्द ही बंगाल के बाहर देश के दूसरे प्रांतों में भी गूंजने लगी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। स्वदेशी एवं बहिष्कार सबसे पहले किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में, डी। देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से ब्रिटिश शासकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चल सके। इसी का परिणाम था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां उनके नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे कुछ सूची दी है। आपको बताना है कि जो है कौन सा इसमें सही सुमेलित है इसमें से कूट में से। सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्ले, लाला लाजपत राय, हरी सर्वोत्तम राव। कौन दिल्ली में, कौन पंजाब में, कौन मद्रास में, कौन आंध्र प्रदेश में? नाम से भी देखिए, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में ये हो सकता है, तो बी का बी। लाला लाजपत राय पंजाब में हो गए, तो बी का बी होना चाहिए। मतलब बी का 2 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए। जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। सी का 3 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए। या तो आंसर इसका ए है या बी है। तो सैयद हैदर रजा आंध्र प्रदेश में है, ये है दिल्ली में। तो इसका आंसर हो गया सी, बी। और हरी सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में। 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1। तो बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को देश के दूसरे भागों में, विशेषकर बम्बई में, मद्रास में और उत्तर भारत में फैलाने में प्रमुख भूमिका तिलक की रही। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम राव ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मुजफ्फरपुर बम कांड के सामने खुदीराम बोस लिखा है। दिल्ली षड्यंत्र केस के सामने अनंत लक्ष्मण कानहरे लिखा है। नासिक षड्यंत्र केस के सामने रास बिहारी बोस लिखा है। कौन सा सही सुमेलित है? मुजफ्फरपुर बम कांड, खुदीराम बोस को लगा कि बग्गी में उसका शिकार बैठा है, लेकिन शिकार नहीं था। ठीक है, पहला वाला ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस होना चाहिए। नासिक षड्यंत्र केस अनंत लक्ष्मण कानहरे होना चाहिए। केवल पहला ही वाला सही है यहाँ पर, ए है इसका आंसर। देखिए, बंगाल के 2 क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में एक बग्गी पर बम फेंका। बग्गी मतलब एक लकड़ी वाली जो गाड़ी होती है,
जिसको घोड़े खींचते हैं, जीरो एमिशन, जिसमें वो समझते थे कि बदनाम जज किंग्सफोर्ड बैठा है। लेकिन इस घटना में किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि वो था ही नहीं उस बग्गी में। उस बग्गी में थे उसकी पत्नी और पुत्री, वो मारे गए। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को 1908 में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। वो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में पूछा भी एग्जाम्स में। देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारियों का हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था, तो उस समय उस पर बम फेंका गया और लॉर्ड हॉर्डिंग्स की हत्या की योजना रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी। यह घटना इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र के नाम से चर्चित है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज के एक प्रमुख सदस्य अनंत लक्ष्मण कानहरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी और इतिहास में यह घटना नासिक षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर है इसका विनायक दामोदर सावरकर, सी। तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? बंगाल से प्रकाशित होते थे। ये डी है इसका आंसर। देखिए, 1905 के बाद अनेकों समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे, उग्रवाद कह सकते हैं यहाँ पर। इनमें बंगाल के संध्या और युगांतर, महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी उग्रवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया। इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां केवल भारत देश के भीतर तक ही सीमित रहीं। इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था। कौन सा गलत है इसमें? जनता में बहुत व्यापक आधार नहीं था, क्यों? देश के बाहर से भी तो चल रहा था गदर। पहला वाला सही है, एक गलत पूछा है तो दूसरा तीसरा गलत है। तो दूसरा और तीसरा कथन हो गया गलत। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केंद्र विदेशों में भी खोले। इस पहल में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल ने की इसकी पहल, और जबकि मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में पेरिस इंडियन सोसाइटी की नींव रखी। और अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए सोहन सिंह भकना ने हिंद एसोसिएशन तथा तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में उग्रवाद की असफलता निश्चित थी और इसने जनता को गतिमान नहीं बनाया और वास्तव में जनता में इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन भारत के राष्ट्रवाद के विकास में उग्रवादियों या आतंकवादियों का बहुमूल्य योगदान रहा। उग्रवादी कहना ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक से निकलते हैं। ये 36 प्रश्न इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके आप नोट्स बना सकते हैं, फुल टेस्ट पीडीएफ ले सकते हैं, वन टाइम पेमेंट। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडीज चैनल को। इम्पोर्टेंट ये सीरीज थी। ठीक है, अब करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में और स्टैटिक जे की, जैसे कि ज्योग्राफी। धन्यवाद।